कैसा हो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म किसी बिजनेस को लाइफ टाइम बिल्ड करो और सडनली कोई आपसे आके ये बोले अगर तुम इसको रन करना चाहते हो आगे तो तुम्हें 50 लाख रुपए देना पड़ेगा। एक्चुअली ये काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन है, गुंडागर्दी है और ऐसा लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ एएनआई और यूट्यूबर्स के केस के बारे में, जिसमें सडनली पीटीआई की एंट्री होती है और वो ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास में एक बेटर सॉल्यूशन है। अभी हुआ क्या है कि इस केस में इतनी सारी चीज़ें इधर उधर हो चुकी है कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा पॉइंट बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, प्लस एक जो बेटर सॉल्यूशन होता है मेरी साइड से वो भी आप सबके सामने रखूंगा। ये सारी चीज़ें शुरू होती है 3-4 दिन पहले, जब मोहक मंगल नाम के एक यूट्यूबर यूट्यूब पे अपना वीडियो पोस्ट करते हैं कि उनसे कॉपीराइट स्ट्राइक को रिमूव करने के लिए एएनआई ने अप्रॉक्स 50 लाख रुपए की डिमांड की है। उसके बाद उनके कमेंट सेक्शन में ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स आ जाते हैं। उसके बाद देविका जैसे क्रिएटर्स भी एक वीडियो अपलोड करते हैं और वो भी सेम इशू फिगर आउट करते हैं कि यार हमसे भी 15 लाख 18 लाख रुपए एएनआई डिमांड कर रहा है। कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग अगर एएनआई की माने तो इसमें 1-2 यूट्यूबर्स ऐसे भी थे जिन्होंने एक्चुअली ये पैसे दिए हुए हैं अपना चैनल सेव करने के लिए। तो इसमें कुछ टेक क्रिएटर्स की भी एंट्री होती है, जैसे कुछ सीनियर टेक क्रिएटर्स हैं ज्ञान थेरेपी, वो भी अपने ओपिनियन इस केस पे रखते हैं। कुछ जर्नलिस्ट आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इंटरनेट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं एएनआई अपनी जगह सही है, कुछ लोग कहते हैं यूट्यूबर्स को फ्रीडम होनी चाहिए। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चलते हैं जहाँ पे दुनिया को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है ग्रुप ए और एक है ग्रुप बी। अब ग्रुप ए समझ लो एएनआई का है और ग्रुप बी समझ लो यूट्यूबर्स का है, जहाँ पे एएनआई का काम ही ये है कि वो क्लिप्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उनको मीडिया हाउसेस पे सेल करते हैं। एक बात ध्यान देने वाली है कि कुछ समय पहले तक न्यूज़ केवल बड़े मीडिया हाउसेस कवर करते थे। वो एएनआई से क्लिप्स परचेज करते थे, उनको पैसे देते थे, उनके पास में एक प्रॉपर सब्सक्रिप्शन प्लान था और उस रिकॉर्डेड फुटेज को वो अपने चैनल पे यूज़ करते थे। जो फुटेज का प्राइस होता था वो होता था टीआरपी के अकॉर्डिंग। अगर किसी वीडियो को शूट करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी वहाँ पे उसका प्राइस उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता था। सडनली यूट्यूब का एरा आता है, उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स न्यूज़ कवर करने जाते हैं और वो ऐसे में क्या करते हैं, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोडेड होती है उसको फेयर यूजर्स पॉलिसी के अंडर वो वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे यूज़ करते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी चीज़ को कॉपीराइट मारने का हक उसके ओनर को होता है, बट अगेन यूट्यूब ने एक कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, वो है फेयर यूजर्स पॉलिसी। उसके अंडर में बहुत सारे यूट्यूबर्स कोई भी वीडियोस अपने रिएक्शन वीडियोस में या फिर रिव्यू या फिर न्यूज़ वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें अभी तक काफ़ी स्मूथली चल रही थी। उसके बाद एंट्री होती है एएनआई की। एएनआई कहता है कि हमने वीडियोस रिकॉर्ड की है और हमें चाहिए इसके पैसे। सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में चल रही होती है। उसके बाद उसमें एंट्री होती है ड्रामा और इमोशंस की। जो यूट्यूबर्स के फ़ैन होते हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं यार, हमारा जो कंटेंट क्रिएटर है वो इस कंटेंट को क्रिएट करता रहे जिससे जो रियलिटी है वो हमारे सामने है। एज वी ऑल नो कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं मीडिया हाउसेस में हेट करते हैं और वो हेट यहाँ पे प्रॉपर दिख रही है। अब इस पूरे डिबेट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉजिक पूरी तरीके से भूल चुके हैं। कुछ लोग एएनआई को सपोर्ट करने के लिए अपना स्टेटमेंट ऐसे दे रहे हैं कि BMW भी कार बनाती है और सुजुकी भी कार बनाती है। BMW की कार एक्सपेंसिव होती है, सुजुकी की कार काफ़ी ज़्यादा चीप होती है या आप कह सकते हैं अफोर्डेबल होती है। तो कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करती है ये कम्प्लीटली उस पर डिपेंड करता है। अब इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए यूट्यूबर्स के फ़ैन ये कह रहे हैं कि ब्रांड ऑलरेडी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करके रखती है। ऐसा नहीं होता कि हम BMW के शोरूम में जा रहे हैं या फिर सुजुकी के शोरूम में जा रहे हैं उसके बाद हमें उसका प्राइस पता लग रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है और मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें एक्चुअली अनफेयर है। अगर किसी कंपनी को अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है तो उसका एक तरीका होता है। आप कस्टमर को इनवाइट करके उसको पहले प्रोडक्ट देके उसके बाद आप उससे प्राइस डिमांड नहीं कर सकते हो। सबसे पहले प्रोडक्ट होता है, उसका प्राइस फिक्स होता है, उसके बाद कस्टमर पे डिपेंड करता है कि क्या वो प्रोडक्ट बाई करना चाहता है या फिर नहीं। और ऐसा नहीं कि एएनआई कोई नई मीडिया एजेंसी है, ये फाउंड हुई थी 1971 में। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सारी चीज़ें जब ड्रामेटिक वे में चल रही होती है देन सडनली इसमें एंट्री होती है पीटीआई की, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर आपको नहीं पता तो पीटीआई 27 अगस्त 1947 को इस्टेब्लिश हुआ था। काफ़ी पुराना फर्म है और यहाँ पे इसका स्टेटमेंट आता है कि हम यूट्यूबर्स के लिए एक अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर के आ रहे हैं। एक कहावत है हमारे यूपी में, बहती गंगा में हाथ धोना, तो कुछ वो चीज़ें यहाँ पे होने की तैयारी हो रही थी। अब इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए मैंने खुद पीटीआई के एक एम्प्लॉय से बात की। ड्यू टू सम लीगल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे मैं कॉल रिकॉर्डिंग्स ऐड नहीं कर सकता, बट अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय इनका भी कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है। जब आप इनको कॉल करते हो तो इनके एम्प्लॉय आपसे आपके सब्सक्राइबर्स पूछते हैं
मे बी उसके बेसिस पे ये वीडियोस के रेट लगाएं। वैसे एक चीज़ तो क्लियर है कि हर चीज़ अब सेल होने वाली है और यूट्यूब की फेयर यूजेस पॉलिसी कहीं ना कहीं मिट्टी के काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुकी है। और इन सारी चीज़ों को होते हुए हमारी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से देख रही है। अगर आपको लगता है कि इसमें गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो डेफिनेटली कर सकती है। जैसे मोदी जी के बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल ANI को ही जाने की अनुमति होती है। अब वो वीडियो तो केवल ANI के ही पास आएगा और अगर उस वीडियो को किसी को यूज़ करना है तो हमें ANI से बाई करना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली चीज़, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर कोई वीडियोस अपलोड कर सकता है। तो YouTube को अपनी फेयर यूजेस पॉलिसी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उसको अदर यूट्यूबर्स को या फिर चैनल को एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करने के लिए बाउंड करना पड़ेगा कि अगर आप अपने वीडियोस को एक्चुअली सेल करना चाहते हो तो आप किसी और मीडियम को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अपने ओरिजिनल कंटेंट सेल करती है बट उसके लिए केवल उन्होंने अपनी वेबसाइट को यूज़ किया है। वो गूगल इमेजेस के थ्रू अपनी चीज़ों को सेल नहीं करती। इसी तरीके से यूट्यूब को एक रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए कि अगर आप कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो तो उसको कोई भी क्रिएटर फेयर यूजेस पॉलिसी के अंडर में यूज़ कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी कंटेंट ऐसा हो जिसको कोई यूज़ ना कर पाए तो फिर आपको अपनी एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे ही अपलोड करना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों का प्राइस फिक्स रखना पड़ेगा। और इन केस कोई क्रिएटर या फिर कोई एजेंसी किसी और को कॉपीराइट क्लेम देता है तो उसके पास पूरा टाइम होना चाहिए उस वीडियो को डिलीट करने का, या फिर उसमें सिंपल सा एक सॉल्यूशन होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर वीडियो का पूरा रेवेन्यू उस एजेंसी या फिर क्रिएटर के पास में चला जाएगा। मेरे हिसाब से पॉलिसीज अगर इस तरीके से बनेगी और चलेगी तो ये मीडिया हाउसेस से लेके क्रिएटर्स हर किसी के लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी आप कमेंट करके बताना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इशू। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।